अगर किसी को सच्ची में कुछ बहुत बुरा लगता है, वो अगर उन्हें लगता है कि उनके अगेंस्ट डेफेमेशन केस डाले, और मेहुल चौकसी जी और इन सब तो डाला ही था नेटफ्लिक्स पे डेफेमेशन केस डाला भी उस बैड बॉय बिलियनियर्स वाली सीरीज, बैड बॉय बिलियनियर्स पे, तो देखिए, और कोर्ट ने इंजंक्शन भी दी थी। इनफैक्ट ध्रुव, एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कमर्शियल था, मैंने बहुत सालों पहले देखा था, जिसमें सबटाइटल नीचे ब्रेस्ट की जगह चेस्ट लिखा था। तो ऐसी चीजें होने लग जाएंगी सच में, और आपको मनोरंजन मिलेगा, पर आपका मनोरंजन कोई और तय करेगा, आप खुद नहीं तय कर पाएंगे अच्छी तरह। अच्छा, नमस्कार दोस्तों। सरकार ने आज से कुछ दिन पहले एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला लिया। इन्होंने कहा कि जो भी देश में ऑनलाइन न्यूज मीडिया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार, ये सारे के सारे अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के दायरे में आ जाएंगे। क्या मतलब बना इसका और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस फैसले के, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करने के लिए आज के वीडियो में मेरे साथ होंगे एक्सपर्ट लॉयर और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपार गुप्ता जी। हमें यह समझना चाहिए सरकार ने क्या किया। नवंबर 9 को उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली ऑफिशियल गैजेट में। सरकार ने एक अपने इंटरनल बिजनेस के लिए बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इनको आज से देखने लग जाएगी, पर इनके लिए कोई नियम नहीं है, मतलब कोई लेजिस्लेशन और रेगुलेशन नहीं है। पर जब लेजिस्लेशन और रेगुलेशन कल को आएगी, तो कौन सी मिनिस्ट्री से गवर्न करेगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होगी। पर लोग फिर भी नर्वस हैं। अच्छा, तो किस बात की नर्वसनेस है फिर? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं फिर, बेसिकली ये कह सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें हो गई है, मैं ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में एक कंसल्टेशन सरकार ने अनाउंस करी थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से ही, जिसमें उन्होंने एक हमारा लॉ है जिसका नाम है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स बिल को पब्लिक कंसल्टेशन में डाला था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स बिल में बेसिकली कोई भी अखबार होता है उसे जाकर रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। इससे सरकार अपने ऐड तय करती है, पर इसमें से वो प्रेस कार्ड भी बनाती है, जिन लोगों को एक्सेस देना चाहे एक्सेस भी देती है। अब इसकी परिभाषा में एक सजेशन आया सेक्शन 2K में पिछले साल कि डिजिटल न्यूज मीडिया को भी डाल दीजिए, ऑनलाइन न्यूज मीडिया। तो इसमें एक रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि सारी ऑनलाइन न्यूज मीडिया, मतलब स्क्रोल, वायर, क्विंट, सबको जाकर अपने आप को सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। पर इसमें बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स भी तो इंडिया पे लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट भी तो इंडिया में लिखता है, वो क्या आके रजिस्टर करेंगे इसके अंदर? और अगर रजिस्टर नहीं करेंगे, क्या सरकार ये वेबसाइटें ब्लॉक करेगी? तो इसके लिए नर्वसनेस है। और मैं तो बस एक ही उदाहरण ले रहा हूँ, पर बहुत सारे और भी उदाहरण है। एक कमेटी फेक न्यूज पे भी बनी थी, पर उसका काम आगे नहीं चला। तो सरकार की नीति नहीं, नियत थोड़ी कंट्रोल करने की है ऑनलाइन न्यूज मीडिया को, क्योंकि हमने ये भी देखा है ऑनलाइन न्यूज मीडिया काफी बारी ऐसे प्रश्न उठाती है जो अखबार नहीं उठा पाते। इस अनाउंसमेंट के पब्लिक होने के बाद कह सकते हो कहीं ना कहीं जनता दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है, कंटेंट के नाम पर क्या अश्लील चीजें दिखाई जाती थी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, अब उन सब पर रोक लगेगी। और सेंसरशिप है भाई, जैसे हमारी मूवीज को सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, टीवी न्यूज को एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, वैसा ही ऑनलाइन मीडिया पर भी क्यों नहीं होना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो मूवी आ रही है उनको भी कहीं ना कहीं से सेंसर किया जाना चाहिए, जैसे बाद में ये थिएटर हॉल की मूवीज को किया जाता है। इसमें गलती क्या है आखिर? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम न्यूज चैनल्स को तो रजिस्टर करना ही होता है जो टीवी पे चलते हैं। हाँ जी, अखबारों को भी करना होता है। तो लोग बोलेंगे कि फर्क क्या है फिर, डिजिटल न्यूज वालों को भी करने। बिल्कुल, बहुत सिंपल आर्गुमेंट है, कितनी अच्छी प्लॉजिबल आर्गुमेंट है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले हमें आर्गुमेंट को पूरी अच्छी तरह सेट आउट करना चाहिए। लेट्स नॉट क्रिएट अ स्ट्रॉ मैन। पीपल से सेम कंटेंट, सेम मूवी है, आप उसे टीवी पे दिखा रहे हैं, सिनेमा में दिखा रहे हैं और नेट पे दिखा रहे हैं, तो उसको अलग एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो एक पूरा अनरेगुलेटेड सेक्टर क्यों है? अब देखिए, आप न्यूज डालते हैं तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप उसे ऑनलाइन डालते हैं तो कोई कुछ भी लिख देता है, ठीक है? तो उसके लिए भी रेगुलेशन आनी चाहिए, लोग ये बोलते हैं, ठीक है? पर देखिए, अगर ऑनलाइन न्यूज का पूरा पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि सबसे पहली चीज है, अखबार को छापने के लिए आपको प्रेस और मैसिव अमाउंट्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। पर आपको ऑनलाइन जर्नलिस्ट बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक स्मार्टफोन चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। और अगर हम सेम नॉर्म्स जो पहले थे
वो अब डिजिटल के लिए लाएं, वो तो सही नहीं होंगे, बिकॉज दैट विल शट आउट अ लॉट ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म। मैंने शुरू में ये बोला था, जैसे एक लॉ है रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, वो अंग्रेज लाए थे इसके लिए कि वो जो सारे पैम्फलेट छप रहे थे इंडिपेंडेंस के, उनपे कंट्रोल रख पाए, और दूसरा वो हर कॉपी एक सेंट्रल लाइब्रेरी में जाए। जैसे दिल्ली में एक दरियागंज में बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, फर्स्ट ब्रांच है, तो जो भी छापता था पेपर, उसकी एक कॉपी वो सरकार को भेजती थी और सरकार उधर भेजती थी, तो आर्काइविंग हो पाती थी। पर इंटरनेट में तो ऑटोमेटिक आर्काइविंग है, तो वी हैव टू गो विद अ सेम्बलेंस ऑफ रैशनैलिटी। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ही गलत डिसीजन है, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का एक बहाना है चीजों को सेंसर करने का। जो कंटेंट, जो फिल्में, जिन टीवी शोज में सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है, सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, सरकार अब उन पर रोक लगा देगी, और ऐसे ऑनलाइन न्यूज मीडिया के लिए अब ऑनलाइन भी एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टीवी चैनलों पर तो हम जानते ही हैं कि क्या हालत है हमारे मीडिया चैनलों की। ऑलमोस्ट सारे के सारे टीवी न्यूज चैनल सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं। अब ऑनलाइन न्यूज का भी क्या यही हाल हो जाएगा? तो मेरा यही थिंकिंग है कि मतलब रेगुलेशन अगर हम पुरानी लेके लेगेसी ब्रॉडकास्ट, लेगेसी मीडिया से लेके ऑनलाइन और डिजिटल पे डाल देंगे, उससे काफी इनोवेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और कल्चरल एक्सपोर्ट जो इंडिया का है, जो बहुत अच्छा है एंटरटेनमेंट सेक्टर पे, उसमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो पर फिर भी आप कह रहे हो कि किसी ना किसी तरीके की रेगुलेशन आनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? I always say regulation should be on the basis of sound public policy and evidence. It should not be because some government wants to control a sector. अगर आप आज की डेट पे scalable business run कर रहे हैं डिजिटल मीडिया का, आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा। बैंक अकाउंट लेने के लिए और स्केल करने के लिए और इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आपको बिजनेस एंटिटी रजिस्टर करनी पड़ेगी, टैक्स में कंप्लायंस करनी पड़ेगी, आप एम्प्लॉय रखेंगे, लेबर होएगा। उसके बाद दूसरे भी कानून लगेंगे, जैसे आईटी एक्ट और इंडियन पीनल कोड, जिसमें डेफेमेशन भी है, और डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन ज्यादातर मुल्कों में आज की डेट पे नहीं है। हेट स्पीच है, ऑब्सैनिटी भी काफी देशों में नहीं है, इंडिया में है। तो इतनी सारी रेगुलेशन पहले ही है इस सेक्टर पे। अच्छा, तो लोग कहते हैं करती हैं, आप कह रहे हो, तो ऐसा नहीं है पहले ही एग्जिस्ट करती है, ओटीटी पे भी करती है। बल्कि ध्रुव, पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में एक एफआईआर हुई ऑल्ट बालाजी पे, क्योंकि उनका एक शो है XXX, जिसमें किसी ने कंप्लेंट डाल दी कि वो ऑब्सीन है, और हाई कोर्ट ने वो कॉश करने से मना कर दिया। तो मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई ऑब्सीन मटेरियल अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलाए, वो रिकोर्स है ही। मतलब रेगुलेशन अगर हम उसके ऊपर कोई नहीं लाते हैं, जो आपका प्रश्न था, तो उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम नहीं ला रहे हैं, जब ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करती है रेगुलेशन? बिल्कुल। तो डिजिटल की पॉलिसी जो है should be actually deregulation. It should not be more regulation. अच्छा, to make it easier for news organizers, for everyone to actually do this within a boundary. अगर किसी को सच्ची में कुछ बहुत बुरा लगता है, वो अगर उन्हें लगता है कि उनके अगेंस्ट डेफेमेशन केस डाले, और मेहुल चौकसी जी और इन सब तो डाला ही था नेटफ्लिक्स पे डेफेमेशन केस डाला भी उस बैड बॉय बिलियनियर्स वाली बैड बॉय बिलियनियर्स पे, तो देखिए, और कोर्ट ने इंजंक्शन भी दी थी, है ना, और उसके बाद रिवर्स कर दी थी आफ्टर सीइंग द कंटेंट इज ओके और नॉट। तो ये सारी रेमेडीज हैं हमारे कानूनों में। तो रजिस्ट्रेशन से उनकी कॉस्ट, कंप्लायंस और एंट्री बैरियर बढ़ जाएगा, एंड दिस हैज बीन वन ऑफ द कोर फंक्शनैलिटीज एंड बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट। इट अलाउज सो मेनी पीपल टू डू सो मेनी थिंग्स। बहुत सारे हमारे दोस्त भी तो न्यूज़लेटर रन करते हैं, और अगर उनको हम बोले वो करंट अफेयर्स पे टिप्पणी कर रहे हैं और उन्हें सरकार के साथ जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, वो न्यूज़लेटर ही बंद कर देंगे। हाँ, तो ईज ऑफ बिजनेस वाली बात आ गई यहाँ पर। हम इतने रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो ईज ऑफ एक्सप्रेशन आल्सो, आई वुड से। हाँ, पर आप सही बोल रहे हैं। ओटीटी के बारे में तो थोड़ा और भी मतलब प्रश्न बड़ा हो जाता है, जैसे Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स है, क्योंकि अगर हम सिनेमा रेगुलेशन देखें, ध्रुव, सिनेमा रेगुलेशन तब करी जाती थी जब देयर यूज्ड टू बी अ कम्युनल वे ऑफ वाचिंग, मतलब 200 से 300 लोग एक सिनेमा में बैठ के देखते थे। और टीवी रेगुलेशन भी इसके लिए लाई गई, क्योंकि जब अर्ली 90s में टेलीविजन चैनल आए, जब लिबरलाइज हुई, दूरदर्शन के बाद दूसरे चैनल आने लगे, प्राइवेट ब्रॉडकास्टर आने लगे, तब भी टीवी सेट बहुत महंगा होता था। तो ज्यादातर लोग मोहल्लों में एक टीवी सेट या 3 टीवी सेट लगाते थे, और लोग साथ में बैठ के देखते थे, चित्रहार देखते थे या जो भी देखते थे। तो
अब देखिए आज की डेट पे ज्यादातर लोग इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं तो अचंभे में हो जाता हूँ, पर लोग पूरी पूरी मूवी देख लेते हैं स्मार्टफोन पे। ठीक है, तो द टाइप ऑफ व्यूइंग इज वेरी प्राइवेट, इट इज नॉट कम्युनल। द सेकंड थिंग इज इट इज पुल, आप तय कर रहे हैं आपको क्या देखना है, और आप एक फिंगर के टैप से आप चूज कर सकते हैं, आप विंडो क्लोज कर सकते हैं, और इतने सारे प्रोवाइडर हैं। अगर हम बात करें, मान लो चलो रेगुलेशन सरकार ले आती है, तो हाँ, बेकार से बेकार चीज क्या हो सकती है आम जनता के लिए? देखिए बेकार से बेकार चीज ये सोचती है कि आपका पॉडकास्ट रेडियो बन जाएगा, आपका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग टीवी बन जाएगा, आपकी ऑनलाइन न्यूज़पेपर बन जाएगी। और ये चीज लोगों को गौर से सोचनी पड़ेगी। वही लोग जो बोलते हैं इट इज द सेम कंटेंट, व्हाई इज इट बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली। मैं बस इतना कह के आई लीव इट टू देयर इमेजिनेशन। आपको कितना मजा आता है और आप कौन से आर्टिकल शेयर करते हैं, आप कहाँ ज्यादातर पढ़ते हैं, आप कहाँ ज्यादातर अपना समय लगा के कौन सी चीजें देखते हैं, और अपने दोस्तों से भी बात करते हैं। ये ऐसी चीजें नहीं होती हम जब प्राइवेटली देखते हैं, कभी कभी हम उसमें बातें भी करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स की जब भी कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीज आती है, जैसे सोशल डिलेमा थी, उससे लोग एकदम से बात करने लगे कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हमारा कितना डेटा इकट्ठा कर रही है, जो मुझे काफी अच्छी लगी। और मैंने देखा पहली बारी काफी लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इसकी बारे में बात करने लगे। तो मतलब लोगों को इस थोड़ा ये सारी सोचना पड़ेगा, बंद हो जाएंगी आप ये कह रहे हो, और इनोवेशन बहुत हद तक घट जाएगा। कंटेंट डाइवर्सिटी मतलब आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं ऑनलाइन, और वो देखना थोड़ी चॉइस में रिस्ट्रिक्शन आने लग जाएगी। स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस, नॉर्थ कोरिया जैसी हालत हो जाएगी। चाइना, नॉर्थ कोरिया नहीं होएगा। देखिए ध्रुव, नॉर्थ कोरिया भी नहीं होएगा, पर मैं कहूंगा कि अभी का आप अगर टीवी खोल ले वो हो जाएगा। मतलब आपको मनोरंजन मिलेगा, पर आपका मनोरंजन कोई और तय करेगा, आप खुद नहीं तय कर पाएंगे अच्छी तरह। अगर डेफिनेशन ऐसी रखें वो जो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, जो सभी को उस कानून के दायरे में लाती है, तो एक पिक एंड चूज पॉलिसी डेवलप होगी। मतलब कि आपने रजिस्टर क्यों नहीं किया अगर आपने ये बात बोली इस नेता के खिलाफ, ठीक है, जिसकी बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि सरकार सबको तो रेगुलेट कर नहीं सकती, पर जैसे ही आप कुछ बात बोलेंगे जो किसी को पसंद नहीं है, वो कंप्लेंट भेजेगा सरकार को, और फिर सरकार बोलेगी आपने तो अपने आप को रजिस्टर नहीं करा, और अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, आप ये कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो फिर प्रश्न उठने लग जाएंगे। तो काफी लोग ऐसी चीजें लिखना ही बंद कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो डेफिनेशन जो तय करी जाएगी कल को, ये काफी महत्व रखती है, और लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम ये ज्यूम कर ले कि यहां पर बुरी से बुरी सिचुएशन भी हो जाती है, तो शॉर्ट टर्म में इसका एक सिंपल सोल्यूशन रहेगा वीपीएन्स या प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना। चाहूंगा ये दोनों ऑप्शन सेंसरशिप से लड़ने के लिए एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर ये लॉन्ग टर्म तक ऐसा ही चलता रहा, चीजें सेंसर्ड रहेंगी, तो कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट ही बनाना बंद कर देंगे उस एस्पेक्ट में। आप क्या नेटफ्लिक्स के बाहर के शोज देखोगे अगर वो शोज कभी बनेंगे ही नहीं तो, और इवेंचुअली इससे देश की इकोनॉमी पर और देश के प्रोग्रेस पर असर पड़ेगा। मान लो सरकार ने ये वाली न्यूज वेबसाइट ब्लॉक कर दी, कहकर इसने ये नहीं किया, लोग वीपीएन लगा के उसे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप देखिए, जब आप वीपीएन लगा के देख पाएंगे, दूसरा क्या लिख पाएगा। और देखिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये वीपीएन और ये सारे टेक्निकल मेजर्स में वर्क फॉर सम पॉइंट इन टाइम, बट टेक्निकल सिस्टम्स में अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहें तो आप जो जैसे चाइना में बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे बोलते हैं सेंसरशिप के लिए, और उसके अंदर वो दो चीजें करते हैं, एक तो टेक्निकल सिस्टम है और दूसरे उन्होंने बहुत सारे लोगों को पैसे दिया हुआ है। जैसे आईटी सेल होते हैं हमारी पार्टियों के, आपने काफी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी किया इस पे थ्रू वीडियो के थ्रू। तो ऑफिशियल पॉलिसी होती है चाइना में विच इज कॉल्ड द 10 सेंट आर्मी, ओके, क्योंकि उन्हें हर पोस्ट के लिए 10 सेंट मिलते हैं। तो सेंसरशिप ऐसे करते हैं, और ये सेंसरशिप सिस्टम किन्हें इम्पैक्ट करेंगे? ऑर्डिनरी इंडियंस, मतलब सबके पास फैसिलिटी और टेक्निकल नो हाउ नहीं होती वीपीएन सेटअप करने की, सबके पास पैसे भी नहीं होते वीपीएन सेटअप करने के। दूसरी चीज है, जो ये सारा कंटेंट बनाया जा रहा है, फॉर इंस्टेंस अगर जर्नलिज्म देखे, लॉन्ग टर्म जर्नलिज्म actually requires substantial investment. Ground reporting requires substantial investment, क्योंकि लोगों को प्रेस में
पैसे चाहिए होते हैं टू डू देयर वर्क प्रोफेशनली। और अगर ये कंपनियां नहीं कर पाएंगी, जैसे स्क्रोल, क्विंट, वायर या बहुत सारी और अन्य भी हैं, तो हमें वो न्यूज मिलेगी ही नहीं। तो इंटरनेट में बी इम्पेनेट्रेबल ऑन अ टेक्निकल आर्किटेक्चर। अगर हमारे पास सोफिस्टिकेशन और नॉलेज है, हम आर्काइव्स में जा सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, पर सरकार के पास बहुत रिसोर्सेज भी हैं और लॉज भी हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने सवाल उठाया हो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेंसर करने का। इससे पहले भी इस चीज पर बहुत चर्चा हुआ है। इनफैक्ट कुछ महीने पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कहा था कि हम खुद ही सेंसर करने लग जाएंगे अपने कंटेंट को, ताकि सरकार को इसमें कोई मुश्किल ना हो, सरकार को कोई स्टेप्स ना लेने पड़े। तो सेल्फ सेंसरशिप के लिए कुछ 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने साथ में कहा था हम एक सेल्फ सेंसरशिप का कोड बनाएंगे और इसे फॉलो करेंगे। और कुछ महीनों में इनकी सेल्फ सेंसरशिप इतनी स्ट्रांग थी कि हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पे जॉन ऑलिवर का जो फेमस शो आता है, वहां पर नरेंद्र मोदी के ऊपर जो एपिसोड बनाया गया था, जो नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करने लग रहा था, उसी को पूरे के पूरे एपिसोड को ही सेंसर कर दिया गया। तो लोगों को यही डर है कि सरकार को जब भी क्रिटिसाइज किया जाएगा वहां पर उठाकर इन चीजों को सेंसर कर दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी होने लग रहा है। हमारा जो व्यू है और मेरा जो व्यू है आईएफएफ का, सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ बहुत अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन टीवी में भी है और वही पूरा ढांचा टीवी से लेके इंटरनेट पे लाया जा रहा है। ये नहीं देखता कि क्या चीज कानूनी है या नहीं है, वो ये देखता है कि किस चीज से लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, कोई आप पे कंप्लेंट या केस भी डाल सकता है। अच्छा, ठीक है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी एसएनपी डिपार्टमेंट्स है, पर इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। पर अगर आप सेल्फ रेगुलेटरी कोड लाएंगे, ये कंप्लीटली मैंडेटरी हो जाएगा और धीरे धीरे फिर से वो टीवी वाला सिस्टम वाली सिचुएशन हो जाएगी। सेल्फ रेगुलेशन भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल, सेल्फ रेगुलेशन इन अ एनवायरनमेंट जिसके अंदर लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ है, मतलब ज्यादातर बहुत बारी हम देखे जाए, क्योंकि काफी स्टेट गवर्नमेंट्स है जिनको कुछ कुछ चीजें पसंद नहीं है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। ऐसे चीज एग्जांपल्स देखने को भी मिले हैं, जैसे कि कहीं कोई शो था नेटफ्लिक्स पे जिसमें, या नेटफ्लिक्स नहीं कोई और ओटीटी था, जहाँ पे मीट को ब्लर कर दिया था क्योंकि वो बीफ दिखा रहे थे। हाँ, तो हम पहले ही देखने लगे हैं। तो इनफैक्ट ध्रुव, एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कमर्शियल था, मैंने बहुत सालों पहले देखा था, जिसमें सबटाइटल नीचे ब्रेस्ट की जगह चेस्ट लिखा था। तो ऐसी चीजें होने लग जाएंगी सच में। और देखिए ये भी है ना एक तरह से, ये पूरी चीज एक स्लिपरी स्लोप है। कल आज ये बोल रहे हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स बीफ दिखाने से हर्ट होते हैं, कल को बोलेंगे कि इससे भी हर्ट होते हैं। एक हद तक इतना ज्यादा हो जाएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं दिखाने के लिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही बात मानता हूँ ध्रुव। मैं तो बोलता हूँ कि मुझे 20 से 30 चीजें अच्छी नहीं लगती, पर मैं हमेशा उन चीजों का राइट्स डिफेंड करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो हमें चीजें पसंद नहीं है, अगर हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, तो कल को जो मुझे पसंद है दूसरे उसका समर्थन नहीं करेंगे। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंटरनेशनल अगर हम बाकी कंट्रीज में देखें तो वहां क्या रेगुलेशन है? देखिए, रेगुलेशन है। रेगुलेशन इज देयर बिकॉज यू नीड टू गिव एडवांस नोटिस फॉर व्हाट अ पर्सन इज अबाउट टू वॉच। जैसे मैं एक रैशनल डिसीजन बना पाऊं, अगर मैं अपने मदर फादर के साथ बैठ रहा हूँ और किसी मूवी के अंदर न्यूडिटी है, मैं उनके साथ बैठ के नहीं देखना चाहूंगा। दूसरा, उसके अंदर क्या स्वेयर वर्ड्स हैं, ऑब्सेनिटी है, सो ऑडियंस पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ये रेगुलेशन। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, पेरेंटल कंट्रोल्स। आप ये नहीं चाहते कि सबसे पहले कुछ गलत कंटेंट आपके बच्चे देखें, एंड द पेरेंट इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड टू बी द लीगल गार्डियन एंड द पर्सन हु कैन ऑलवेज एक्सरसाइज अ डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड. The second is also with respect to the amount of time they spend on OTT platforms. और मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ, पर बहुत लोग कहते हैं मैं I'm a fool for hoping that this will not happen, deregulation will happen. But I hope I'm not a very big fool. मतलब I hope the government listens to reason and rationality. I also hope so. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।